नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो सुपर गोल्ड गोरस है, इस गोल्ड जिसको हमने तैयार किया है गाय के गोबर में जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु रहते हैं, मित्र जीवाणु रहते हैं और ऐसे ही मित्र जीवाणु जो हमारे फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे जीवाणु जो हमारी भूमि में सदैव से उपस्थित रहें, उनके मिश्रण से तैयार किया है। इसके अलावा इस गोरस में विभिन्न वो बायो एक्टिव रसायन भी विद्यमान हैं जो हमारी भूमि को सक्रियता प्रदान करते हैं और अब ये मिश्रण हम अपनी भूमि में पहुंचाते हैं, अपनी जमीन में देते हैं, तो जमीन के अंदर एक बायो सक्रियता आ जाती है। यानी कि हमारी भूमि के जो मिट्टी में बहुत सारे तरह के खनिज तत्व रहते हैं, वो उपलब्ध फॉर्म में आ जाते हैं, उपयोग की स्थिति में आ जाते हैं। और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, हमने बहुत बार इसका अध्ययन भी किया है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, वो अपने हरे रंग के माध्यम से, हरे रंग में क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोफिल के माध्यम से हमारी हर फसल में, हमारे प्रत्येक पेड़ पौधे में एक विशेष बायो क्रिया चलती है। उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर और अपनी जड़ों के माध्यम से जलांश को ग्रहण करके सभी पेड़ पौधे अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से, अभिक्रिया से वो ग्लूकोज जैसे पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। ग्लूकोज वो तत्व है जो पेड़ पौधों के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन केवल ग्लूकोज के माध्यम से पेड़ पौधों का विकास नहीं हो सकता, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलांश के अलावा भी बहुत सारे पदार्थों की, बहुत सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। वो तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन का निर्माण सूक्ष्म अमीनो एसिड से होता है, तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन की विद्यमानता अनिवार्य है। उसके न्यूक्लिक एसिड में जो जो उसके केंद्रक में जो अम्ल रहते हैं, उनके निर्माण में ये नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फास्फोरस की जो आवश्यकता है, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी बाल भित्ति जो होती है, उसके निर्माण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो कार्बन जो जो शर्करा पैदा होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो एक क्रियाओं का दौर शुरू कर देता है और इस माध्यम से पौधे अपना आहार स्वयं बना लेते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। इन जटिल प्रक्रियाओं को समझना बहुत आवश्यक है, तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप मेरे हर वीडियो को समझ सकें, जान सकें और फिर अपने प्रकृति के आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के संबंध में हो या प्राकृतिक विकास के संबंध में हो, पेड़ पौधों के विकास को संबंधित हो, या फिर अब मैं जिस कृषि गौ कृषि को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो गौ कृषि को भी समझने में आपके सहायक बन सके। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि मैंने अभी कहा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से हमारे पेड़ पौधे अपना आहार स्वयं निर्मित कर लेते हैं और उसी आहार से ये संपूर्ण प्रकृति अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उसी के आधार पर सभी प्राणी जगत का जीवन निर्भर है, क्योंकि जो जीव जगत है, जो प्राणी जगत है, वो इन वनस्पतियों पर जिंदा है और वनस्पति स्वयं अपना भोजन निर्मित कर लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। लेकिन उस भोजन निर्माण की प्रक्रिया के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो है जल और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति स्वयं निर्मित नहीं करती। आज के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण प्राणी जगत करता है। जैसे हम श्वास ग्रहण करते हैं, श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे विकास के दौरान ऊर्जा का माध्यम बनती है, जीवनी शक्ति का माध्यम बनती है। इससे हमारे शरीर के अंदर हजारों लाखों क्रियाएं संपन्न होती हैं और उन क्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये हमारे लिए तो विषाक्त है, हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो वनस्पति जगत है उसके लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड प्राणवायु को काम करती है। तो जो हम छोड़ते हैं उस प्राणवायु को, प्राणी जगत जो छोड़ता है,
उसे ही वनस्पति जगत ग्रहण कर लेता है और उसके माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करता है। लेकिन इस भोजन की निर्माण की प्रक्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत सारी और पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, क्रोमियम, बहुत सारे जो तत्व हैं इनकी सबकी जरूरत है। अब तक हमने 13 ऐसे खनिज तत्वों का पता लगाया है। कुछ लोग कहते हैं इसमें 17 खनिज तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम तो परंपरा से सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि हमारे जो जगत के निर्माण में कुल 108 एलिमेंट्स की 108 जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता हुई है। उनके बारे में तो अभी वैज्ञानिक सोच भी नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वान मनुष्यों ने अपनी अनुभूति के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उन 108 तत्वों को पहचान लिया था। बेसिकली सृष्टि का निर्माण तो उन पंच तत्वों से ही हुआ है। आपने सुना होगा खेती जन पावक जल शरीर, इन 5 तत्वों से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। यही 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं, यही 5 तत्व वनस्पति के अंदर है, यही 5 तत्व जो विषाक्त प्राणी हमारे आसपास घूमते हैं, जिनसे हम डरते हैं, उनके अंदर भी है। लेकिन उनकी प्रकृति कुछ और हो जाती है, हमारी प्रकृति और हो जाती है। हम अपने आहार के लिए वनस्पति जगत पर निर्भर हैं, प्राणी जगत पर निर्भर हैं कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो मांस के रूप में दूसरे प्राणियों का शिकार बनाते हैं। लेकिन वो मांसाहारी जीव भी अपने जीवन को विकसित करने के लिए, अपने जीवन को फलने फूलने के लिए आहार के रूप में वनस्पति जगत पर निर्मित है। और वनस्पति जगत में ये एक क्षमता है, परमात्मा ने उन्हें ये शक्ति प्रदान की है कि वो अपना भोजन भी स्वयं निर्मित कर सके। तो फिर आप ये कहोगे यदि प्रकृति ने परंपरा ये विधि बनाई हुई है तो फिर इतनी मात्रा में हम विषाक्त रसायनों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ये बात समझने जैसी है, क्योंकि बिना इसको समझे हम इस किसी जगत को नहीं समझ सकते। प्राकृतिक रूप से हमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी में वो हर पोषक तत्व, हर खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे वनस्पति जगत अपने भोजन के निर्माण में उपयोग कर सकती है, अपने शारीरिक विकास में उपयोग ला सकती है। लेकिन यह हम बार बार फसलों को लेते रहते हैं या किसी कारण से उन पोषक तत्वों की जो जो मात्रा में कमी पेशी करते रहते हैं, तब ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अति सूक्ष्म जो जो जीवाणु हैं उनकी भी रहती है। और उस जीवाणु को हमारे पूर्वजों ने तो अच्छे से समझा था, इसीलिए वो धरती को एक मृत जीव नहीं, एक मृत रचना नहीं मानते थे, वो जीवांत संरचना मानते थे। इसीलिए हम हमारी प्राकृतिक संस्कृति ने पृथ्वी को माता का रूप दिया है, क्योंकि हम माता के स्तर से ही अपनी पृथ्वी को देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से या 1-2 सेंचुरियों से, जब से हमारी बुद्धि ज़्यादा विकसित हुई है, हम वैज्ञानिक हुए हैं, हम अनुभव के आधार से, प्रयोग के आधार पे आए हैं, तब से हमने पृथ्वी को एक मृत ग्रह मान लिया है और वहाँ से ही ये कमी हुई है। इसके बाद हमने अनावश्यक पदार्थों का जो उपयोग पृथ्वी में शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा मात्रा में आहार की आवश्यकता थी, हम ज़्यादा धनी बनना चाहते थे, हम ज़्यादा लोगों तक अपना अधिकार पहुँचाना चाहते थे। तो उस प्रवृत्ति ने, उस लालच ने ऐसे पदार्थों का प्रयोग पृथ्वी पर करना शुरू कर दिया, जिससे कि पृथ्वी की मिट्टी के अंदर जो आवश्यक खनिज तत्व हैं उनकी मात्रा असंतुलित होगी। और उस असंतुलन को संतुलन करने के लिए हमें रासायनिक खाद के रूप में विभिन्न तरह के पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति हमसे लेती है। हम मनुष्य जाति या प्राणी जगत वनस्पति से आहार के रूप में फल फूल सब्जी साग सब्जियां अनाज लेता है। तो हम जो साग सब्जियों का, फसलों का अवशिष्ट भाग है या फिर जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, वो पृथ्वी में दे देते हैं या फिर मल के रूप में हम उसे वापस दे देते हैं। वो हमारे मल को ग्रहण करके, यानी कि पृथ्वी के तत्व मल को, कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करके और उससे फसलें पैदा करके हमें उपहार स्वरूप अपना श्रेष्ठ पदार्थ उपलब्ध कराती है। तो ये एक नियम था, लेकिन अब ये नियम हमने तोड़ दिया, लालच बस इसको हमने प्रदूषित कर दिया। तब हमें, जब हमारी पृथ्वी में
इन आवश्यक पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, नाइट्रोजन का असंतुलन हो जाता है, सल्फर का असंतुलन हो जाता है, फास्फोरस का असंतुलित हो जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए वनस्पतियाँ, इसलिए ये हमारे पेड़-पौधे अपना पूरा आहार ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, और विकसित ना होना फसल को प्रभावित करता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा कि जो हमारे गोरस में जो जीवाणु हैं, चाहे वो गाय के गोबर से मिले हों, चाहे वो पृथ्वी में पहले से उपलब्ध हों, उनका संतुलन गड़बड़ाया है, उनको पूर्ति करने के लिए हमने गोरस तैयार किया है। और इससे ये जो असंतुलन की प्रक्रिया है, जो खनिज तत्वों की स्तर में गिरावट आई है, या ये चयन कहीं डिस्टर्ब हुआ है, विखंडित हुआ है, उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर से वो प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर किसी खाद की, किसी रसायन तत्व की आवश्यकता नहीं होती। पौधे, फसलें अपना आहार स्वयं अपने प्रयास से बना लेती हैं। तो मैंने गाय के गोरस के ऊपर या सुपर गोल्ड गोरस के ऊपर आपको थोड़ी-सी जानकारी दी। आगे हम इसमें और भी जानकारी देते रहेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, और भविष्य में संभव है, मेरे जैसे प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे प्रयास में लगी हैं कि उन सूक्ष्म तत्वों को पुनर्जीवित किया जाए। जीवामृत भी हम इसीलिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जीवामृत का प्रयोग करना हर किसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए लेबर ज़्यादा लगती है, उसमें ज़्यादा प्रयास, परिश्रम करना पड़ता है, तो बहुत लोग उसको अपना नहीं पाते। हमने प्रयास किया है उस जीवामृत को, उसको एडवांस रूप देकर, कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति सहज बना के हम पृथ्वी की जीवन शक्ति को पुनर्जीवित कर सकें। धन्यवाद मित्रों।